हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल से बनते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स हैं गेहूँ, चावल, मक्का, मिलेट्स यानी ज्वार बाजरा, जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स है जिनसे क्लॉथ्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं। इम्पॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप्स हैं टी एंड कॉफ़ी जिनको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड में जो कि स्टेपल डाइट है यानी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी फूड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले लोगों के लिए। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ये अच्छी तरह से ग्रो करता है एल्यूवियल क्ले सॉइल में जो कि वाटर को रिटेन कर लेती। चाइना राइस के प्रोडक्शन में लीड करता है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में तो 2 से 3 फसल उगाई जा सकती हैं एक साल में। वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है उसके ग्रोइंग सीजन के टाइम पर, और ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है फसल को काटने के टाइम पर। ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में, यानी जिससे कि वाटर उसके अंदर इजीली आराम से जा सके। वीट को ज़्यादा ग्रो किया जाता है यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। इंडिया में ग्रो किया जाता है विंटर में। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं यानी मोटा अनाज भी कहते हैं। मिलेट्स ग्रो करते हैं लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल पर। ये एक हार्डी क्रॉप है, कठोर फसल होती है जिसको कम बारिश की ज़रूरत होती है और हाई से मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। इनफ रेनफॉल होना चाहिए। ज्वार, बाजरा, रेगी इंडिया में ग्रो किया जाता है और बाकी कंट्रीज़ में नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है। इसके लिए वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज़ को ग्रो किया जाता है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। बॉक्स में देख लेते हैं। मेज़ को कॉर्न भी कहा जाता है। कलरफुल वैरायटी के मेज़ पाए जाते हैं पूरी दुनिया भर में। कॉटन को हाई टेम्परेचर और कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, यानी 210 दिन जिसमें कि फ्रोस्ट ना हो, कोई भी तरह की स्नो नहीं होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा धूप होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। और ये ग्रो करता है ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल में, काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करता है। इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। ये क्रॉप ग्रो करती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। इंडिया और बांग्लादेश जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, यानी सबसे ज़्यादा जूट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिली एरियाज पर ये अच्छे से ग्रो होती है। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया। डिस्कवर्ड द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी की डिस्कवरी को लेके कई तरह की फेमस स्टोरीज हैं। कल्दी एक अरब गोट हर्डर जो अपने बकरियों के झुंड की अजीब हरकतों को देखकर परेशान हो जाता है। एक दिन वो एवरग्रीन बुश में से बेरीज को टेस्ट करता है जो कि गोट्स खाती हैं। खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यहीं से वो वर्ल्ड में कॉफ़ी की डिस्कवरी की प्रोक्लेमेशन करता है, घोषणा करता है। टी एक बेवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशन में ग्रो करती है, इसलिए ठंडा मौसम और अच्छा रेनफॉल चाहिए होता है पूरे साल। इसकी मुलायम लीव्स होती हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। वेल ड्रेन लोमी सॉइल और जेंटल स्लोप्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लेबर यूज़ होती है ताकि लीव्स को निकाला जा सके। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस करें। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से यहाँ मतलब है
कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उनकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, उसके लिए कोशिश की जाती हैं। इसको अचीव जा सकता है कई तरीक़ों से, जैसे कि क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाकर या फिर कई तरह की क्रॉप्स को ग्रो करके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, फर्टिलाइज़र्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके, ताकि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन करके एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करना, यानी मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, उसका मोटिव है फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना। फूड सिक्योरिटी मीन्स फूड सिक्योरिटी जब होती है जब सभी लोगों को हर समय सफिशेंट, सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड मिले, ताकि वो अपनी फूड की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें और एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ को वो जी सकें। हुए हैं एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुए हैं वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर और उनके अलग अलग पार्ट्स में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो यूजुअली इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती हैं, जिसमें कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कम जगह पे, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। लार्जर होल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, यानी मार्केट में सेल करने के लिए, जैसे कि यूएसए में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम दो केस स्टडी लें फार्म्स की, एक इंडिया से और एक यूएसए से, फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में किस तरह से किया जाता है। पहले इंडिया की बात करते हैं। अ फार्म इन इंडिया एक छोटा सा विलेज है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, आदिलाबाद। मुन्ना लाल वहाँ एक छोटा किसान है इस गांव का, जिसके पास ज़मीन है 1.5 हेक्टर। उसका घर मेन विलेज में है। वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदता है मार्केट से हर एक साल के बाद। जो ज़मीन है फर्टाइल है और एक साल में वो कम से कम 2 फसल उगाता है, जिसमें कि होते हैं गेहूं या चावल और दालें। फार्मर एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से और गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर से, ताकि वो अपनी फार्मिंग को और भी बेहतर बना सके। वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पर, ताकि अपने खेत पर प्लॉगिंग कर सके, अपने खेत को जोत सके। जबकि जो उसके कुछ फ्रेंड हैं वो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं, यानी पुराना तरीका ही यूज़ करते हैं, जिसमें वो बुलक्स को यूज़ करते हैं प्लॉगिंग के लिए। ट्यूबवेल है उसके खेत के पास, जिसको वो रेंट पे लेता है ताकि वो अपने फील्ड पर सिंचाई कर सके। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया है, एक फार्मर प्लॉगिंग कर रहा है फील्ड में और ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहा है, यानी ट्रैक्टर्स को यूज़ नहीं कर रहा है, पुराने तरीके को वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलोज और कुछ हैंस भी हैं। वो मिल्क सेल करता है कोऑपरेटिव स्टोर पर, जो कि उसके नियर बाय टाउन पे पड़ता है। वो मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहाँ से वो एडवाइस लेता है कि उसे किस तरह का खाना एनिमल्स को प्रोवाइड करना चाहिए और किस तरह से उसे सुरक्षित रखना चाहिए। अपने लाइव स्टॉक की हेल्थ को वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए वो एडवाइस लेता है। कि सभी मेंबर्स उसकी हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में। कभी कभी वो क्रेडिट भी लेता है बैंक से या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो जो HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं और इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको खरीद सके। वो अपनी प्रोड्यूस को मंडी में बेचता है, जो कि उसके नियर बाय टाउन पर पड़ती है। ज़्यादातर फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपनी जो प्रोड्यूस होती है वो मार्केट में सेल करनी पड़ती है, इवन अगर उन्हें सही रेट नहीं मिल रहा है तभी भी, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो सेल नहीं करेंगे तो जो फसल है उनके पास वो भी ख़राब हो जाएगी। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। लेकिन अभी कुछ साल में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे स्टोरेज फैसिलिटीज़ वो डेवलप कर सके फार्मर के लिए। पिक्चर देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया इस तरह से दिखाई देती है। नाउ अ फार्म इन द यूएसए के फार्म का जो एवरेज साइज़ है वो इंडियन फार्म से बहुत ज़्यादा होता है। यूएसए का फार्म साइज़ है लगभग 250 हेक्टर्स। फार्मर जनरली जो है फार्म में ही रहते हैं। मेजर क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, कॉर्न,
सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। जो होरन जो एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए में आयोवा स्टेट, जिसके पास 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, वो वहाँ पर कॉर्न ग्रो करता है। उससे पहले वो ये देखता है कि वहाँ की जो सॉइल है और वाटर रिसोर्सेज इनफ अवेलेबल हैं या नहीं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और बाकी कुछ ऐसे तरीके जिससे वो पेस्ट को कंट्रोल कर सके ताकि उसकी फसल ख़राब ना हो। टाइम टू टाइम वो अपनी सॉइल सैंपल को टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है ताकि उसे पता चलता रहे कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सफिशेंट हैं या नहीं। इस तरीके से जॉय को हेल्प मिलती है और वो फिर प्लान करता है साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जिससे वो अपने फार्म की पूरी पिक्चर आसानी से देख सकता है, जिससे उसे हेल्प मिलती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने में, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ यूज़ करने के लिए। वो ट्रैक्टर्स यूज़ करता है, सीड ड्रिल्स, लेवलर और कंबाइन हार्वेस्टर। वो ग्रेन्स को स्टोर करता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, यानी जो मशीन ऑटोमेटिक ग्रेन को स्टोर कर लेती है कट करते टाइम, और वो डिस्पैच करता है डायरेक्ट मार्केट एजेंसी। यूएसए का फार्मर बिजनेसमैन की तरह काम करता है, न किसान की तरह। मशीनरी से हार्वेस्टिंग हो रही है, फसल को काटा जा रहा है, जिससे वो डायरेक्टली स्टोर भी कर देते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।